गुड इवनिंग गाइस। तो कल हम लोगों ने द अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी थी। आज हम लोग इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडोनेशिया में कैसे उन लोगों को कॉलोनियल रूल से छुटकारा मिला, कैसे उन्हें आज़ादी मिली। एंड जो हमारा जो इंडोनेशिया था वो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर रखा था, वो उसकी कॉलोनी थी। और ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको दिख रहा है जावा आइलैंड, वो हमारा जो है डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर रखा था। और जो डच से बात करने के लिए ईस्ट इंडिया डच से डायरेक्टली डच वाले जो लोग थे वो इंडोनेशियन पीपल से डायरेक्ट बात नहीं करते थे। जो जावा आइलैंड के वो एरिस्टोक्रेसी थी, उनके थ्रू वो लोग वो इंटरमीडिएटरी थे उनके। ओके। अब जब 1796 में जो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई। ये डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है। तो ये जब ये बैंकरप्ट हो गई तो इस जो इंडोनेशिया का रूल है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया इन 1800। ओके। तो अब जो जावा आइलैंड था उसके अलावा मतलब वो पूरा रीजन इंडोनेशिया ही डच क्राउन के अंदर चला गया और वो एक कॉलोनी बन गया डच की। इन इन 1901 जो ये क्वीन आपको दिख रही है, क्वीन विल्हेल्मिना, इन्होंने एक एथिकल पॉलिसी अडॉप्ट करी थी इंडोनेशिया में, जो कि एक नई पॉलिसी थी इंडिजिनियस पीपल के लिए, इंडोनेशिया के इंडिजिनियस पीपल के लिए। ओके। उसके बाद जो ये पॉलिसी है उसमें क्या होता है कि इन्होंने जो लिविंग कंडीशन है, पीपल की लिविंग कंडीशन को बढ़ाने की कोशिश करी है, कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करी है। इस तरीके से जो ये क्वीन है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक डोमेन में चली जाती है इस इंडोनेशिया के इकोनॉमिक डोमेन से जाती है। और ये जो है वो एक स्लोगन के थ्रू ये करती है, एजुकेशन, इरिगेशन एंड एमिग्रेशन। पहला है इरिगेशन, एजुकेशन एंड एमिग्रेशन, मतलब कि बाहर निकल जाना। एमिग्रेंट कहते हैं ना, जो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अब इन्होंने एजुकेशन चलाया और उसके थ्रू जो है इंडिजीनियस पीपल को बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करी। जब लोगों को नॉलेज आने लग गई तो उन्हें पता चला कि ये जो कॉलोनीज है हम पे अत्याचार कर रही हैं और हमें पूरा राइट है कि हम अपना नेशन खुद बनाएं और मतलब अपनी नेशनैलिटी प्रूव करें। तो इसीलिए अब जो एलीट क्लास थी जिनके पास एजुकेशन जल्दी आ गई, तो उन्होंने एक तरीके से इनके खिलाफ आवाज लगानी शुरू करी और एक नेशनल कॉन्शियसनेस आ गया था, मतलब कि हाँ हम इस नेशन के हैं, ये नेशन हमें बिलोंग करता है। ये चीज आ गई थी इंडोनेशियन पीपल में। ओके। तो इसके बाद हमारा उन्होंने एक ग्रुप बनाया, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी इसको कह सकते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी हम इसको कह सकते हैं, जो कि है बूडी ओटोमो। ओके। और ये एक स्टूडेंट ने बनाया था जिसका नाम है बटाविया, BATAVIA। इन्होंने ये बनाया था। तो ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ है इस पॉलिटिकल सोसाइटी का, तो ये एक तरीके से शुरुआत थी कि हाँ अब फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस का। लगा था कि जल्दी हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, पर इंडिपेंडेंस आने में भी बहुत देर थी। तो इसमें अब हमारे पास और भी जो है ग्रुप्स आने लग गए, जो और इंडिजिनियस पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप आने लग गए, जैसे कि यहाँ लिख रहा है सारिकात इस्लाम 1911 में आ गया, और इंडोनेशियन एसोसिएशन ऑफ सोशल डेमोक्रेट जो कि 1914 में आ गई थी, जिसको 1920 में इंडोनेशियन कम्युनिस्ट पार्टी भी कहने लग गई। ये जो है अपने मार्क्सिस्ट आइडिया को बढ़ावा देते थे। ओके जी। मार्क्सिस्ट आइडिया आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक तरीके से मनी को नहीं लेते हैं, हम सोशलिज्म को लेते हैं, कि
सोसाइटी अच्छी हो जानी चाहिए। ओके, तो ये ग्रुप्स भी उठ के आने लग गए, जो मेन ग्रुप था बोडी उटोमो के साथ। ओके, उसके बाद अब हमारे पास बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी आने लगे, जैसे कि मुहम्मदिया, जो कि एक इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट था 1912 का, और एक यूथ प्लेज। ये सब हो रहा था, तो डच तो बहुत पावरफुल थे इंडोनेशिया के सामने, तो उन्होंने भी मतलब इस राइजिंग को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने भी पूरा पूरा सप्रेस करने की कोशिश करी। जो ये यूथ प्लेज थी हमारी 1928 की, इसके थ्रू जो है हमारा इंडोनेशियन नेशनलिज्म एस्टैब्लिश हो गई थी, थ्रू लाइन कह सकते हैं, स्लोगन कह सकते हैं, वो है टू विट वन मदरलैंड वन नेशन एंड वन लैंग्वेज, कि ये हमारी एक लैंग्वेज, एक लैंड और एक मदरलैंड, मतलब हमारा नेशन है ये, ठीक है। अब तो इनको सप्रेशन भी मिलने लगा, कि पहले तो वो लोग देख रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्म कर रहे हैं, करने दो, क्या पता इससे नेशनलिस्ट मूवमेंट दब जाए कि हम फॉर्म करने दे रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होता है, जो इंडोनेशियन पीपल होते हैं, वो एक एक्सटर्नल हेल्प ढूंढते हैं, कि हमें एक्सटर्नल हेल्प मिल जाए किसी से, ताकि हम इस डच को रिटेलिएट कर दें। तो वो जापान से अपने लिए हेल्प मतलब हेल्प ढूंढते हैं। पहले तो वो जापान हेल्प करता है उस डच को बाहर निकालने में, डच से उनका पीछे छुड़ाने में, पर डच से उनका पीछे छुड़ाने में, बट लेटर ऑन ये खुद इस पे रूल करने लग जाता है, ये खुद इस पे रूल करने लग जाता है। पर इसके थ्रू एक पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक वो मिल पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक वॉइस मिल जाती है, कि हाँ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हमें हेल्प मिल सकती है, और हम इंडिपेंडेंट नेशन बन सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट होता है, ऐसे जब ये लोग वॉइस मिल जाते हैं इन लोगों को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को वॉइस मिल जाती है, तो एक तरीके से ये डच को भी, डच कॉलोनियल स्टेट को डिसमेंटल कर देते हैं, कि हट जाती है वो बिल्कुल। और जब और हमारे पास हम ऑन 17 अगस्त 1945, जब 2 days आफ्टर जापान लॉस्ट वर्ल्ड वॉर टू, मतलब जब वो वर्ल्ड वॉर टू में हार जाता है जापान, तो इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब इसका बोला है कि इंडिपेंडेंस तो मिल जाती है उसको, और ये कहानी, जो कहानी थी, हिस्ट्री तो कहानी होती है, तो जो ये इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंट होने की कहानी थी, तो ये हमें सिखाती है कि ये कितनी लेस वायलेंस थी, मतलब कि इसमें वायलेंस बहुत ही कम था। ओके, कंपैरेटिवली दिस इज, और लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ गई, कि मतलब समझ आ गई एक तरीके से, जिसकी वजह से उन्हें समझ आ गया कि जो ये कॉलोनियल रूल है, जो ये कॉलोनी है, ये हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, हमारा फायदा उठा रही है। ओके, तो यही था हमारा इंडोनेशिया का। थैंक यू, एंड यस प्लीज कमेंट योर डाउट्स, आई एम हियर टू सॉल्व देम।